26 तारीख को धमाल होगा जब भूगोल के पेपर में कमाल होगा। जी हाँ दोस्तों, कमाल जरूर होगा क्योंकि इस मॉडल पेपर हल करने के बाद जो है आपको कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि पेपर अब अच्छा जाएगा। इस पेपर को दोस्तों पूरा सॉल्व कर लीजिए। मैंने अच्छे से पूरा हल कर दिया है। एक एक क्वेश्चन का उत्तर आपको अच्छे से समझा देंगे। शुरुआत करते हैं। 70 में 70 नंबर वाली क्लास आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहले पेपर पैटर्न एक बार देख लीजिए। इस प्रकार से आपको पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। 9 से लेकर 16 तक आपके अति लघु क्वेश्चन होगा, जिसका उत्तर लगभग 20 से 25 शब्दों में आपको देना होगा। फिर 17 से लेकर 22 तक जो है आपके लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होगा। और 23 और 24 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इसका उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको लिखना होगा। फिर 25 और 26 जो है आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न रहेगा, तो अच्छे से कवर करेंगे। आइए दोस्तों एक एक करके यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। उपागम का मतलब होता है अप्रोच यानी स्रोत। मानव भूगोल के हम कैसे कैसे अध्ययन कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे मानव भूगोल के बारे में समझ सकते हैं। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। तो इसमें आपका मात्रात्मक जो है क्रांति, इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो उसमें जो है लोग और पर्यावरण के बीच में जो अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वो आपका प्रौद्योगिकी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है? तो जवाब होगा रेटजल, ग्रिफिथ टेलर, एलन सी सैंपल, अरस्तु की। इसमें पहला वाला रेटजल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है ये रेटजल की है, टेलर की है, चार्ल्स डार्विन की है या बिडॉल डी ब्लास की है। तो इसमें भी आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे संभववाद के संस्थापक किसे माना जाता है। संभववाद के संस्थापक ग्रिफिथ टेलर को, बिडॉल डी ब्लास को। यही दूसरा वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलन सी सैंपल, रेटजल यहाँ पे दिया गया, लेकिन दूसरा वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन की निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत किए हैं। या फिर क्वेश्चन अथवा करके पूछ सकता है कि नवनियतिवाद और रुको और जाओ का नाम किसने दिया है। तो इसमें आपका विडाल डी ब्लास, ग्रिफिथ टेलर, रेटजल, हम्बोल्ट। इसमें आपका टेलर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा मानव भूगोल में शामिल नहीं है। भूगोल की शाखा मानव भूगोल में शामिल नहीं है। संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, जलवायु विज्ञान। तो इसमें जो है आपका मानव भूगोल में शामिल नहीं है। जलवायु विज्ञान इसमें मानव भूगोल में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट पर अवस्थित है या पूर्वी तट पर स्थित है। कांडला बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, मारमागांव, विशाखापट्टनम। तो अगर यहाँ पे पूर्वी तट की बात करें तो इस प्रकार से देखेंगे, ये पश्चिम में आएगा और इधर आएगा आपका पूरब में आएगा। ठीक है, इधर पूरब में आएगा। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है, पश्चिम में है। कोच्चि केरल में है, पश्चिम में है। मारमागांव गोवा में है, पश्चिम में है, जबकि पूछा गया पूरब में। तो बचा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पड़ता आंध्र प्रदेश में। तो यही आपका चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे आपका अति लघु क्वेश्चन आएगा। कुछ प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे जो एवरग्रीन क्वेश्चन है वो यही है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। एवरग्रीन क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। मानव भूगोल में क्या है, इसमें लिखेंगे मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। रटजल ने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। इसमें 3 वर्ड हैं, एक मानव है, समाज है, एक धरातल है। मानव समाज धरातल से जुड़ा हुआ है क्योंकि संसाधन का उपयोग जो है वो मानव करता है। इसका मतलब यहाँ पे संश्लेषित का मतलब जुड़ा होना, तो मानव समाज जो है वो धरातल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे संश्लेषित शब्द पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो 3 शब्द याद कर सकते हैं कि मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्रों का नाम बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है, 2 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मानव भूगोल के उपक्षेत्र में
पर्यटन भूगोल है, उद्योग भूगोल है, कृषि भूगोल है, ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संभववाद से आप क्या समझते हैं, या इसी क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकृति के मानवीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे संभववाद, ये हेडिंग डाल देंगे, इसमें लिखेंगे संभववाद का अर्थ जिसमें मानव सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात प्रकृति प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली जो विचारधारा है, इसी को संभववाद कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव अपना कल्याण स्वयं अपने कार्यों के द्वारा करता है। अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे निश्चयवाद के बारे में पूछा जा सकता है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक आपका निश्चयवाद है, दूसरा नियतिवाद क्वेश्चन बन सकता है, तीसरा मानव को जो है प्राकृतिकरण कहा जाता है, इसके बारे में टिप्पणी लिखने का आ सकता है। तो निश्चयवाद पूछे या नियतिवाद पूछे या मानव का प्राकृतिकरण पूछे, बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें उत्तर आप लिखेंगे कि इस विचारधारा में पर्यावरण यानी प्रकृति सर्वशक्तिमान है, मानव उसका दास है। मानव जो है किसका दास है? प्रकृति का दास है, अर्थात मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली जो विचारधारा है, इसी को निश्चयवाद या नियतिवाद कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे भारत में जो है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे भारत में पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करने, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में जो विकास कार्यक्रम लागू किया जाता है, उसी को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है। वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, अन्य चीज़ों को बढ़ावा देना या फिर किसी भी योजना को शुरू करना, ये पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। उसके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न होगा। कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे डेयरी कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। डेयरी कृषि की विशेषताएं लिखना है तो आप इसमें लिखेंगे इसमें दूध देने वाले पशुओं के पालन पोषण पर बहुत ध्यान दिया जाता है, ये पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे यह खेती मुख्य रूप से शहरों के पास की जाती है ताकि दूध और पनीर जल्दी से बाजार तक पहुंचाया जा सके। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है पल्ली बस्ती क्या होती है? पल्ली बस्ती के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जब एक ही गांव कई छोटे छोटे टुकड़ों या टोलों में बट जाता है, जिन्हें हम पाड़ा, पारा, नगला कहते हैं, इसको स्थानीय तौर पे अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो उसे पल्लेदारी बस्ती या पल्ली बस्ती के नाम से जाना जाता है। इनका नाम एक ही रहता है पर घर दूर दूर समूहों में होता है, इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला है कि जल प्रदूषण के 2 कारण बताइए। 2 कारण बताना है आपको। यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है, जहरीले रसायन सीधे सीधे नदियों में बहा देना, इस प्रकार से जल प्रदूषण होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, घरों के जो कूड़े कचरे होते हैं, सीवर का जो पानी होता है, वो जल स्रोतों में मिला दिया जाता है, जिससे जल दूषित होता है। तो 2 पॉइंट आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं? तो नाम से स्पष्ट, ऐसा उद्योग जो स्वच्छ हो, यानी वातावरण में कोई ज़्यादा प्रदूषण न फैलाता हो। तो इसमें लिखेंगे ऐसे उद्योग जो किसी खास कच्चे माल के पास लगाने जरूरी नहीं होते हैं, इन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इनके पुर्जे कहीं भी जो है मंगाए जा सकते हैं, जैसे मोबाइल कंप्यूटर बनाने के लिए उद्योग। यानी कहने का मतलब होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन आज के डेट में चलते हैं, वो सब जो वाहन चलते हैं उसका मतलब प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा उद्योग हो जो प्रदूषण कम हो या प्रदूषण रहित हो, तो उसे स्वच्छंद उद्योग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि भारत में लिंगानुपात को कम करने के कारण बताइए। तो उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा महत्व देना, ये सामाजिक सोच पहला कारण हो जाएगा लिंगानुपात का। दूसरा, अस्पतालों में लिंग जांच कराकर कन्या भ्रूण हत्या करवाना, ये भी कारण माना जाता है। ठीक है, अशिक्षा इसमें कारण माना जाता है। बहुत सारे कारण है, तो उसमें से जितना पूछा जाए उतना उसमें लिखेंगे कॉपी में। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवनिश्चयवाद विचारधारा पर टिप्पणी लिखिए। रुको और जाओ निश्चयवाद जो है संकल्पना को समझाइए, या फिर गिरफिट टेल की संकल्पना रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे यहाँ पे नवनिश्चयवाद के बारे में पहले आप लिखेंगे कि निश्चयवाद
तथा संभववाद के बीच की विचारधारा नवनिश्चयवाद विचारधारा है। इसको डायग्राम में बना सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए संभववाद है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं ये संभववाद है। एक बॉक्स में बनाइए यहाँ पे निश्चयवाद, यहाँ पे संभववाद और यहाँ पे हो जाएगा आपका निश्चयवाद। इन दोनों का जो बीच का भाग होगा वही आपका नवनिश्चयवाद कहलाएगा। ना तो इसमें प्रकृति सर्वशक्तिमान है और ना ही मानव सर्वशक्तिमान है, बल्कि दोनों का तालमेल जो है, दोनों का संतुलन ही ये नवनिश्चयवाद संकल्पना है। ठीक है, डायग्राम बना के अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे इसमें लिख सकते हैं कि इस विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है और ना ही प्रकृति के दास्ता को स्वीकार करना है, बल्कि उसके साथ को सहयोग करना है, यानी हमें तालमेल बिठा के काम करना है। एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ये ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने इस विचारधारा को यानी नवनिश्चयवाद विचारधारा को प्रस्तुत किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रिफिथ टेलर ने कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की थी, तो नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। या फिर रुको और जाओ की संकल्पना किसने दिया है, तो नवनिश्चयवाद की संकल्पना या रुको और जाओ की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। उदाहरण के तौर पे इन्होंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया था कि मान लेते हैं किसी एक चौराहे पे जो ट्रैफिक नियंत्रण होता है, इसमें लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती लगी रहती है। ठीक है, ट्रैफिक जो सिग्नल होते हैं इस प्रकार से उसमें लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती लगी रहती है। तो लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको, रुको जरा। ठीक है, पीली बत्ती का अर्थ होता है जाने के लिए तैयार रहो, और हरी बत्ती का अर्थ होता है कि सिग्नल जब हरी जल जाए तो इसका मतलब आपको जाना है, जाओ। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके नियमों को समझना है, तब उसको उपयोग करना है, यही नवनिश्चयवाद की संकल्पना है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो अथवा करके दिया रहता है मानव भूगोल की प्रकृति में विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन 24 नंबर रहेगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो अथवा करके क्वेश्चन और दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मानव भूगोल की क्रियाशील मानव अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कीजिए या उसका परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो आइए फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। सबसे पहले यहाँ पे मानव भूगोल के बारे में आप यहाँ लिखेंगे कि मानव भूगोल वह अध्ययन क्षेत्र है जो पृथ्वी पर मानव समाज, वितरण, गतिविधियां, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, राजनीति और पर्यावरण के साथ जो संबंधों को जांच करता है। यानी जो मानव भूगोल है, एक तरफ जो है पर्यावरण है, ठीक है, और एक तरफ क्या है, मानव है। जो मानव है वो पर्यावरण को यूज करता है, तो मानव और पर्यावरण के जो अंतर संबंध है इनको अध्ययन करने का काम करता है। साथ में बताता है कि किस प्रकार से मानव प्रकृति को हस्तक्षेप करता है, यानी प्रकृति को प्रभावित करता है, और वही प्रकृति किस प्रकार से मानव को प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, अब इस पे बाद लिखेंगे कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो आर्थिक भूगोल है, ये पहली शाखा हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे कि इसमें आर्थिक गतिविधियां, उत्पादन, व्यापार, उद्योग, संसाधनों का वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे बात करें तो भारत में आईटी सेक्टर बेंगलुरु में अधिक विकसित हुआ है, वह क्योंकि वहां तकनीकी संसाधन और कुशल श्रमिक उपलब्ध होते थे। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ पे जनसंख्या भूगोल इसमें लिखेंगे जनसंख्या के आकार, घनत्व, वृद्धि, वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, इन सब का जो है अध्ययन जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। जैसे मुंबई जैसे महानगर में प्रवास अधिक होता है, वहाँ रोजगार के अवसर अधिक मिलते हैं, तो इसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, जनसंख्या भूगोल में करते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है सांस्कृतिक भूगोल। इसमें आप लिखेंगे यहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ, परंपराएं, धर्म, भाषा, जीवन शैली आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे भारत में विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि तमिलनाडु में तमिल भाषा, पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा। तो इस प्रकार से संस्कृति को दर्शाने का जो काम है वो सांस्कृतिक भूगोल में होता है। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे राजनीतिक भूगोल। इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें देश की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संसाधनों का नियंत्रण, राजनीतिक ढांचे, इन सब का अध्ययन राजनीतिक भूगोल में हम लोग करते हैं। ठीक है, ये सब मानव भूगोल के जो है पार्ट हैं, हिस्से हैं। आगे जो भविष्य में आप कभी तैयारी करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ने का मौका मिलता है। इसमें भारत पाकिस्तान के विवाद, कश्मीर मुद्दा, इन सब का राजनीतिक मुद्दा कहलाता है। इसके बाद निपटान भूगोल है। निपटान भूगोल को यहाँ पे अधिवास भूगोल भी कह सकते हैं आप लोग, अधिवास भूगोल। ठीक है, इसमें जो है क्या होता है, इसमें
ग्रामीण और शहरी निपटानों यानी शहरी अधिवासियों के स्वरूप, बनावट यानी संरचना, विकास का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं, गांव में लोग खेती पर निर्भर रहते हैं जबकि शहरों में लोग उद्योग और सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। तो इन सब का अध्ययन हम अधिवास भूगोल में करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल में हम पर्यावरण से मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, इन सब का अध्ययन इसमें करते हैं। जैसे कि गंगा नदी की बढ़ता प्रदूषण जो है उसकी साफ सफाई को लेकर नमामि गंगे जो परियोजना है, इन सब का अध्ययन हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की प्रकृति में विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो पहले आप मानव भूगोल की प्रकृति बताएंगे, यानी उसकी विशेषता बताएंगे मानव भूगोल की। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे एक एक करके। पहला पॉइंट है मानव केंद्रित अध्ययन है, यानी मानव भूगोल में मानव मुख्य केंद्र बिंदु है। यह अध्ययन मुख्य रूप से मनुष्यों की गतिविधियों और उनकी पर्यावरण के साथ संबंधों पर आधारित होता है, पहला पॉइंट। दूसरा गतिकीय यानी डायनेमिक, इसमें आप लिखेंगे यह समय के साथ साथ बदलता रहता है क्योंकि समाज और तकनीकी का विकास होता रहता है, यानी गतिमान होता रहता है। कुछ स्थानिक है जैसे कि भौगोलिक वितरण, स्थानिक पैटर्न जो है पैटर्न के आधार पर इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। ये सब विशेषताएं हैं, उसकी विशेषताएं में आप इस प्रकार से कहानी की तरह भी बना के आप ले सकते हैं। बहुविषयक है, यानी यह समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और पर्यावरण जैसे अन्य विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं बात करें इसका व्यवहारिक कैसा है, तो उसमें लिखेंगे यह सामाजिक पर्यावरणीय समस्याओं और समाधान खोजने में मदद करता है, जैसे कि शहरीकरण और प्रदूषण, इन सब के बारे में। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी विशेषता, उसके नेचर को बताना है कि कैसे मानव प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ विषय क्षेत्र हो जाएगा। विषय क्षेत्र के बारे में आप जो मैंने भी आपको ऊपर यहाँ बताया है, यही सब इसके विषय क्षेत्र हैं। तो आप इसके बारे में इस प्रकार से उसे आप वहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे आता है आपका अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या कैसे जो है वो वितरण प्रभावित होती है, उसके पीछे क्या कारण है, तो आप यहाँ पे देखेंगे। पहला कारण है जलवायु। जलवायु में क्या होता है, इसमें आप लिखेंगे भारत की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। जिस क्षेत्र में जलवायु सामान्य होती है अर्थात शीतोष्ण होती है, वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। जिस जिस क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी या फिर ठंडी यानी उष्ण और शीत पाई जाती है, वहाँ जनसंख्या विरल देखने को मिलती है। अगर इसको शॉर्ट में आप समझना चाहते हो तो बस आप इतना लिखिए, अगर कहीं पे भयानक ठंडी पड़ती हो तो वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है, कहीं भयानक गर्मी पड़ती हो तो वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है, लेकिन कहीं पे थोड़ी गर्मी थोड़ी ठंडी यानी शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करना पसंद करती है। ठीक है, आगे इसमें देखिए धरातल की बनावट, यानी कहीं मैदान है, कहीं पठार है, तो कहीं पर्वत है, तो कहीं घाटी है। इस प्रकार से आकृति देखने को मिलती है धरातलीय बनावट। तो जहाँ मैदान होते हैं वहाँ जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या कम देखने को मिलती है, घाटी में जनसंख्या थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में आपको जनसंख्या कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला है नगरीकरण। नगरीकरण में क्या होता है, जब लोग गांव से शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को नगरीकरण नाम दिया जाता है। अब नगर में क्यों जाते हैं, शहर में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे लोगों को सुविधा आसानी से मिल जाती है, तो इसलिए लोग वहां पे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। ठीक है, अगला औद्योगिकरण, यानी औद्योगिकरण का मतलब ये है कि जब लोग हाथ से काम करते थे तो उत्पादन कम होता था, अब मशीन से काम होने लगे हैं तो उत्पादन ज़्यादा होने लगा है, और उत्पादन ज़्यादा होने लगा है इसका मतलब लोगों तक सामान पहुँचना शुरू हो चुका है और भारी मात्रा में पहुंचना शुरू हो चुका है। तो जो हाथ से काम होते थे अब मशीन से काम होने लगे हैं। इस प्रक्रिया को यहाँ पे औद्योगिकरण कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोजगार की सुविधा आसानी से मिल जाती है, लोगों को सुविधाएं मिल जाती हैं, इसलिए लोग वहाँ पे प्लान कर जाते हैं जहाँ पे उद्योगों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कृषि योग्य भूमि भी कहीं प्रभावित होता है। जहाँ पे अच्छी मैदानी भाग होंगे, जहाँ पे उपजाऊ भूमि होगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये एलन सैंपल का कथन है और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पे परिचय, थोड़ा उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, उस जो वहाँ पे परिभाषा उन्होंने कहा है। इसमें लिखेंगे मानव भूगोल उस विज्ञान को कहते हैं जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। मनुष्य पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करता है और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है, जबकि पृथ्वी
प्राकृतिक परिवर्तन भी लगातार होते रहते हैं। इसीलिए मानव को जो है मानव भूगोल को क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच में संबंधों का देखा गया है। यानी पृथ्वी पर जो परिवर्तन होते रहते हैं वो बताया गया है और मानव भी कुछ न कुछ काम कर रहा है, इसलिए मानव को क्रियाशील बताया गया है। तो आइए इसके बारे में एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि मानव क्रियाशील है, यानी डायनेमिक ह्यूमन है, यानी मानव कुछ न कुछ काम करता रहता है। मानव एक सक्रिय जीव है, वो अपनी बुद्धि, तकनीकी और ज्ञान से संसाधनों को उपयोग करके अपने चारों ओर पर्यावरण को बदलने का क्षमता रखता है। तो इसलिए मानव क्या है, क्रियाशील है। ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मानव कृषि करता है, उद्योगों का निर्माण करता है, मानव संस्कृति समाज स्थापित करता है, मानव टेक्नोलॉजी ने प्रौद्योगिकी का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से मानव क्रिया करता है, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में लोग जो है जल की कमी को दूर करके वहाँ पे कुएं, नहरें आदि जो है बनाते हैं। जैसे इंदिरा गांधी नहर आपने देखा होगा राजस्थान में बहती है मरुस्थल वाले एरिया में। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोग सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। तो ये संभव कहें कि मानव करके दिखा चुका है। इसके बाद उसमें परिभाषा में कहा गया है कि पृथ्वी क्या है, अस्थिर है। तो किसमें आप इसमें लिखेंगे अस्थिर कैसे है? पृथ्वी एक गतिशील है, यानी गतिशील ग्रह है जहाँ प्राकृतिक परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, ये सब होते रहते हैं, इसीलिए इसे गतिशील कहा गया है। ठीक है, आगे इसमें जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ भौगोलिक घटनाएं होती रहती हैं, पर्यावरण असंतुलन बना रहता है, यानी वनों की कटाई, जल प्रदूषण, ये सब परिवर्तन होते रहते हैं। तो कहेंगे पृथ्वी क्या है, अस्थिर है, और उसी कारण जो है पृथ्वी को अस्थिर कहा गया है और मानव की क्रियाशील कहा गया है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे इंडोनेशिया, जापान में भूकंप, सुनामी बार बार आते रहते हैं, तो परिवर्तन होते रहते हैं। बांग्लादेश में बाढ़ से बचने के लिए लोग अपने घरों को ऊंचे स्थान पर जो है मंचों पर बनाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मानव के द्वारा ऐसा काम है जो कहीं कि संभव बना दिया है। ठीक है, आगे इसमें लिख सकते हैं अगला पॉइंट। इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें कहा गया है कि मानव और पृथ्वी पर जो है उसके बीच परिवर्तनशील संबंध है। उसमें क्या लिखेंगे, मानव और पृथ्वी के बीच जो है संबंध स्थिर नहीं है, मतलब परिवर्तनशील है, बल्कि यह समय समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है, लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप वगैरह, ज्वालामुखी या अन्य चीजें आती रहती हैं, उससे मानव क्या होता है, असफल हो जाता है। ठीक है, इसमें समायोजन और अनुकूल के बारे में आप लिख सकते हैं कि कैसे हमें एडजस्टमेंट करना है प्रकृति के साथ में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, गर्म और शुष्क क्षेत्रों में लोग वातानुकूलित भवनों का और सिंचाई प्रणाली का जो है विकास करते हैं। जैसे मान लो कि गर्मी का महीने में क्या लोग करते हैं, पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं। तो मानव ने कहीं न कहीं प्रकृति के साथ में अपने आप को तालमेल बिठाया हुआ है, और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो एसी चला लेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठंड पड़ेगी तो गर्म कपड़े पहन लेगा, सिंपल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रभाव, चुनौतियाँ क्या लिख सकते हैं इसमें, तो उसमें क्या हो सकता है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, और परिवर्तन समस्याएं जो है और आगे बढ़ सकती हैं। प्राकृतिक आपदा आ सकती है, जैसे भूकंप, बाढ़, और मानव बस्तियां जो उससे प्रभावित हो सकती हैं। तो इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। फिर इसके बाद भारत और संसार का मानचित्र आता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, आई होप आपकी पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों, अच्छे से आप इसे कवर कर पाए होंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।